Hello, this is Bilal, your economic instructor. Today, I will show you how to solve a 20-mark question. I'll explain you what is required and how you can get those marks. So, let's look at the question. With the help of diagram, assess the effectiveness of the government's intervention in price mechanism to address the causes of climate change. Right, so this is a 20-mark question. This came up recently in your 2024 examination. Now let's break this 20 marks into assessment criteria. So you have your knowledge and you have your analysis. This would contribute to 14 marks, and the remaining 6 marks are evaluative marks. राइट, तो अब देखें आपने आंसर किस तरीके से करना है. सबसे पहले द क्वेश्चन जिस भी कॉन्सेप्ट है उसकी थ्योरी आपने लिखनी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे प्राइस मैकेनिज़्म का कॉन्सेप्ट है, तो आपने प्राइस मैकेनिज़्म को एक्सप्लेन करना है. बिकॉज यहाँ पे एफिशिएंसी का जिक्र नहीं है. आप एफिशिएंसी का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी का आप जिक्र इन डिटेल नहीं करेंगे. इकोनॉमिक एफिशिएंसी, एलोकेटिव, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी एक एक लाइन में, दो लाइंस में आप बता देंगे, एंड दैट इज़ इट. राइट. गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ अनदर इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. तो ये भी आप बताएंगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन क्या होती है. इंटरवीनिंग इन द मार्केट टू चेंज द प्राइस एंड द क्वान्टिटी. सही है, ताकि रिसोर्सेज अफेक्टिवली एलोकेट हो जाए. ये मुझे नॉलेज के मार्क्स दिला देगा. सही है. अब एग्जामिनर ये बताता नहीं है कि कितने मार्क्स नॉलेज के. उसने ये बोला हुआ है कि 14 मार्क्स है नॉलेज और एनालिसिस के. चलें, नॉलेज तो हो जाता है, ये इतना बड़ा इशू नहीं है. असल चीज़ है एनालिसिस. एनालिसिस बेसिकली है क्या? आसान अल्फाज में आंसरिंग द क्वेश्चन. इफ़ यू आर आंसरिंग द क्वेश्चन यू गेट मार्क्स फॉर एनालिसिस. अब क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं. सही है. असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन इन द प्राइस मैकेनिज्म टू एड्रेस द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज किस वजह से होता है? नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से. अब नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ कौन सी होती हैं भाई? इट कैन बी आइदर प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज़ और इट कैन बी कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज़. तो इन दोनों के बारे में आपने जिक्र करना है, और फिर आपने बताना है कि किस तरीके से नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटीज़ मार्केट फेलियर क्रिएट करती हैं और नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटीज़ किस तरीके से मार्केट फेल करती है. And then you need to tell how can the government intervene to correct that market failure. That is analysis. Government कैसे प्राइस मैकेनिज्म को इंटरवीन करके मार्केट फेलियर ख़त्म करेगी कॉज्ड बाय क्लाइमेट चेंज. ये है एनालिसिस. तो अगर मैंने बता दिया कि भाई आप टैक्स लगा दो, सही है, आप मैक्सिमम मिनिमम प्राइस लगा दो, मिनिमम प्राइस लगेगी इस कॉन्सेप्ट में क्योंकि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ है, मिनिमम प्राइस लग जाएंगी. फिर आप नज थ्योरी को यूज़ कर सकते हो फॉर नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी, और फिर आप यूज़ कर सकते हो इंफॉर्मेशन अवेयरनेस देना, और आप यूज़ कर सकते हो पोल्यूशन परमिट्स वगैरह को. सही. तो ये कुछ पॉलिसीज़ हैं, आप इन पॉलिसीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब जब आप एवैल्यूएटिव पॉइंट्स लिखेंगे तो आप अपने इन पॉइंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे और बोलेंगे कि दिस इज़ नॉट अफेक्टिव. अब नॉट अफेक्टिव से मुराद क्या? अगर मैं टैक्सेस की बात करूँगा, मैं बोलूँगा टैक्सेस अफेक्टिव है, प्राइसेस बढ़ जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगी, तो ये मेरी एनालिसिस हो गई. लेकिन जब मैं एवैल्यूएटिव बात करूँगा तो मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा, मैं बोलूँगा टैक्सेस कोई अफेक्टिव नहीं होते. क्यों नहीं होते भाई? हो सकता है टैक्स रेट कम हो, बहुत कम हो. सही है. डिमांड इन इलास्टिक होती है सिगरेट्स की, फॉर एग्जांपल इफ़ यू टॉकिंग अबाउट सिगरेट्स. नंबर 2, मैं ये भी बोल सकता हूँ कि टैक्स अगर लगाएंगे तो हो सकता है कि भाई गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू ही ना जनरेट कर पाए. सही है, मेकिंग इट इनअफेक्टिव. मिनिमम प्राइस भी इनअफेक्टिव हो सकती है. अच्छा, टैक्सेस पे एक पॉइंट में दिमाग में आया था, निकल गया. टैक्सेस में आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई जितना एक्सटर्नल कॉस्ट है उतना टैक्स लगाओगे ना, एक्सटर्नल कॉस्ट तो कैलकुलेट ही नहीं होती. तो ये आप बता रहे हैं कि टैक्सेस अफेक्टिव हैं एक तरफ, और एवैल्यूएटिव पॉइंट्स में आप ये बता रहे हैं कि भाई कोई अफेक्टिव नहीं है. सही है. इसके साथ ये शॉर्ट कमिंग्स हैं. मिनिमम प्राइस में आप ये बता सकते हो कि भाई सरप्लस क्रिएट हो जाएगा, उस सरप्लस का हम क्या करेंगे. सही है. तो
ये सारी बात है। नज थ्योरी या इंफॉर्मेशन देने में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा कि भाई गवर्नमेंट की कॉस्ट लगेगी, एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो यू आर कॉन्ट्रडिक्टिंग योर एनालिसिस पॉइंट कि भाई इस तरीके से अफेक्टिव होता है, एंड देन यू आर सेइंग नहीं भाई ये अफेक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपकी इवैल्यूएटिव बातें होंगी। पोल्यूशन परमिट्स आप बता सकते हैं, और इसमें आप यही बात बोलेंगे कि भाई इस चीज़ को मेजर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। And at the end of your evaluation, you're going to give your final verdict, which can be 2 lines. So it can be concluded कि भाई इंटरवेंशन से मार्केट फेलियर तो कंट्रोल हो जाती है, सही है, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट तो कम हो जाएगा, लेकिन इतना अफेक्टिव नहीं है क्योंकि एक्सटर्नैलिटीज़ को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, सही है, कॉस्टली भी होता है गवर्नमेंट के लिए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है मेरे पास। अब जाहिर सी बात है मैं पूरे डायग्राम्स बना के तो नहीं समझा सकता, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज़ जस्ट टू एक्सप्लेन हाउ अ 20 मार्कर शुड बी आंसर्ड। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। Evaluate with the aid of diagrams, assess whether excess profits, which is supernormal profit, is always necessary for the continued existence of firms in perfect competition and monopoly. Concept number 1 perfect competition, 2 monopoly, 3 supernormal profits. तो भाई ये 3 चीज़ें आपके पास नॉलेज में आ जाएंगी। इन तीनों की आपने डेफिनेशंस लिखनी है। एक्सेस प्रॉफिट यानी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब है कॉस्ट से ज़्यादा आपके पास रेवेन्यू आ रहा है। नंबर 2 परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली की आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। फिर आप बताएंगे कि भाई सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते भी हैं इन मार्केट स्ट्रक्चर्स में। आप ये बोलेंगे कि भाई परफेक्ट कंपटीशन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में नहीं होता, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। उसकी रीज़न देंगे कि भाई क्यों नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और साथ में आप ये भी बता सकते हैं कि लॉस भी हो सकता है। सही सर, कितनी डायग्राम बनाएं, सिर्फ डायग्राम बनाते हैं भाई। इकोनॉमिक्स में डायग्राम आप जितनी बनाओगे उतना आपका आंसर बेहतर हो जाएगा, और आपके लिए आंसर में इलेबरेट करना भी बहुत आसान हो जाएगा। खुदा ना खास्ता आपने गलत इलेबरेशन कर दी, आपका ग्राफ गवाही देगा हाँ भाई इसको आता है, गलती से गलत हो गया। आ रही बात समझ में? नंबर 2 एनालिसिस में इसके यही आएगा कि भाई शॉर्ट रन में क्या इम्पैक्ट होता है, लॉन्ग रन में क्या इम्पैक्ट होता है, और फिर मोनोपोली शॉर्ट रन हो या लॉन्ग रन हो छप्पड़ फाड़ के पैसा कमाती है। सही, ये एनालिसिस के पॉइंट्स आ गए आपके पास। ये कुल मिला के आपके पास 14 मार्क्स के बनेंगे। तो जब भी पेपर में ये ख्याल आए ना यार ये बहुत लंबा हो रहा है या इररेलेवेंट हो रहा है, वहाँ पे सोचें कि आपके पास अगर टाइम है, यू हैव टाइम, राइट irrelevant as well, it does not matter if you have time। सही, इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम होना। आखिरी चीज़ पे आ जाते हैं इवैल्यूएटिव। तो क्या सिर्फ प्रॉफिट होंगे तभी वो एग्जिस्ट करेगी? अब अगर हम ये बोलेंगे हाँ प्रॉफिट होगा तभी एग्जिस्ट करेगी, तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, और हम बोलेंगे नहीं भाई प्रॉफिट होना ज़रूरी नहीं है, वो जनरली भी ऑपरेट कर सकती है। कैसे? इवैल्यूएटिव पे पहली बात ये आ जाएगी जो आपकी लॉन्ग रन वाली बात है, परफेक्ट कंपटीशन की, कि भाई लॉन्ग रन में तो उसको लॉसेस भी हो सकते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं, तो वो उसी पॉइंट पर ऑपरेट करेगा। और परफेक्ट कंपटीशन के लिए तो बहुत मुश्किल है एबनॉर्मल प्रॉफिट्स को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि वो तो प्राइस सेट ही नहीं करता, होमोजेनस गुड्स होते हैं, बैरियर टू एंट्री हाई होती है। दूसरा पॉइंट आप मोनोपोली के लिए लिखेंगे कि मोनोपोली ज़रूरी थोड़ी है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट्स ही अर्न करें। सर क्या बात कर रहे हैं आप? हो सकता है कि इसका ऑब्जेक्टिव सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन हो, तो भाई वो ऑपरेट ही रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए कर रही है। अब आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया कि भाई ज़रूरी नहीं है, भाई प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है, कोई और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। आप ये इलेबरेट करते हैं सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन क्यों होगा उसका ऑब्जेक्टिव। अब परफेक्ट कंपटीशन में ये ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, और जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको पता है कि इसमें हम प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम को भी लेके आ जाएंगे। अगली चीज़ आप बोल सकते हैं कि भाई नेचुरल मोनोपोली नाम की भी तो कोई चीज़ होती है। अगर आपके पास नेचुरल मोनोपोली है तो वो तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न ही नहीं कर सकती, क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। गवर्नमेंट बोलेगी बेटा बहुत खूबसूरत हो लेकिन आई विल नॉट लेट यू अलाउ टू एक्सप्लॉइट द कस्टमर्स, एंड इवेंचुअली आपको प्राइसेस कम करनी पड़ेंगी। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं कि भाई कभी कभी अगर मोनोपोली इज़ ओन्ड बाय द गवर्नमेंट तो उसका ऑब्जेक्टिव तो प्रॉफिट क्या, सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन क्या,
उसका तो वेलफेयर ऑब्जेक्टिव हो गया भाई। आई बात समझ में? तो बहुत सारे पॉइंट्स जो कॉन्ट्रडिक्ट करे कि भाई प्रॉफिट इज़ नॉट एवरीथिंग, वो सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर्स में ऐड कर सकते हैं एज एन एवेल्यूएशन, और फिर आप अपने आंसर को एक दो लाइन में कंक्लूड कर लें कि आपको क्या लगता है, कि आपका क्या ओपिनियन है। हमेशा 20 मार्क पे आप एंड में अपना ओपिनियन दे के ही एंड करेंगे क्वेश्चन को ना। whenever you're writing an answer for 20 mark, you need to plan out your answer कि भाई ये पॉइंट्स लिखूंगा शॉर्ट में, 5 minutes should be for planning and then start writing the answer. कभी भी दिमाग में पॉइंट्स ना बनाएं, ऑब्वियसली दिमाग में ही बनाएंगे लेकिन उसको जॉट डाउन ज़रूर करें। सही है? तो आई होप यू गॉट समथिंग टू लर्न आउट ऑफ दिस। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।